हर एक यूनिट के साथ स्ट्रेटजी शुरू करेंगे। पेपर पैटर्न होपफुली यू नो इट, प्रीवियस पेपर्स भी आपने देखे होंगे। ये दो आपको 10 मार्क्स दे रहे हैं, ये दो आपको 10 मार्क्स दे रहे हैं, है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट करके जा रहे हो, ये दो आपको 10 दे रहे हैं, है ना। ये दो जो है वो आपको यहाँ पे कितने, वेक्टर डिफरेंशिएशन एकदम ढंग से करो। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को मत बताओ ये ट्रिक। 10 मार्क आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन, तो मैं आपको बता दूं पर्सनल फेवरेट के पीछे एक मेरा छोटा रीजन है, बिकॉज यहाँ पे बस 2 ही सवाल आते हैं, उसमें से बस एक टॉपिक कर लो जो बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये बहुत ट्रिकी वाला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के। एक्चुअल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2 सेक्शंस बनाओ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार मैकेनिकल के जितने सारे बच्चे, उनका M3 का पेपर है और वो जो पेपर है वो अराउंड 1 तारीख को शेड्यूल किया है जितना मुझे पता है। तो उस पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्यूरियस थे कि सर किस तरीके से पेपर आएगा, फिर नया कुछ पेपर पैटर्न आया है क्या, तो उन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या MCQ आने वाले हैं। तो देखो एकदम इजी स्ट्रैटेजी दूंगा यज्ञेश। तो भाई साहब अब आप यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं पेपर पैटर्न के ऊपर आ रहा हूं। ये आपका पेपर पैटर्न, ये कुछ प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं, उन प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करके फिर जाके ये पेपर पैटर्न लिखा हुआ है कि आपको 10 मार्क के MCQ रहेंगे। MCQ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, तो यू विल फाइंड कि आपको 1-1 मार्क के 4 MCQ यानी कि 4 मार्क्स हो गए, सॉरी 2-2 मार्क के 4 MCQ यानी कि 8 मार्क्स आपके हो गए, और 2 MCQs आएंगे 1-1 मार्क के लिए, यानी कि 10 मार्क के MCQ का लॉट आपका फिक्स हुआ। अब दूसरा डाउट, सर MCQ की अलग से पढ़ाई करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी कॉन्सेप्ट सीखे हो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको MCQ आने वाले, तो अलग से PDF वगैरह वगैरह पढ़ो मत। एक यूनिट के लिए 2-2 MCQ रहेंगे यार, कितना करते बैठोगे। इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट कर लो, ऑटोमेटिकली आपको MCQs वहां पे आ जाएंगे। ऑप्शंस से पता चलता है कौन सा आंसर रहेगा, राइट। उसके बाद सर पेपर में सवाल जो है वो कितने मार्क्स के आएंगे, तो आपको पता है 3-3 सवाल आएंगे हर एक यूनिट के ऊपर, जो कि ओरिंग के लिए और 3 सवाल रहेंगे और 15 मार्क्स, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स ईच। तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा फॉर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। बिफोर वी स्टार्ट, मैं पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, अलर्ट करा दूं कि अगर आप यूनिट 3, 4, 5, 6 में देखो तो यूनिट नंबर 5 सबसे बड़ा है सिलेबस वाइज। बहुत सारे ब्रांचेस को यूनिट नंबर 5 जो आपका है वो 2 यूनिट में बटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैकेनिकली ऐसी ब्रांच है जहां पे यू विल फाइंड कि यूनिट नंबर 5 में आपको बहुत सारी, मतलब ये जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन भी लिया हुआ है और इंटीग्रेशन भी लिया हुआ है, जिसकी वजह से मैकेनिकल के बच्चों को M3 बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो शुरू करते हैं अभी। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। हर एक यूनिट के साथ स्ट्रेटजी शुरू करेंगे। पेपर पैटर्न होपफुली यू नो इट, प्रीवियस पेपर्स भी आपने देखे होंगे किस तरीके से आते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक एट द पेपर। यूनिट नंबर 3 के हिसाब से मैं जाऊंगा। यहां पे मेरे पास ना जो अपने प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनका पूरा एनालिसिस है। पहले आप यूनिट 3 को ढंग से देखो। नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या करना पड़ता है, जो पहला सेक्टर है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। उसमें से बस एक टॉपिक कर लो जो बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पहले अरिथमेटिक मीन को पढ़ना है, उसके बाद डेविएशन में 2 टाइप आते हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला काफी बड़ा है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो देखो अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो बंदा करेगा उसको CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आना शुरू हो जाएगा। उसके पीछे का ये एक छोटा सा रीजन है, रीजन मैं बता देता हूं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन, यहां पे आता है x बार इंटू, आपको यहां पे क्या करना पड़ता है दोस्त, 100। बोलोगे सर कौन है सिग्मा, ये देखो ये भाई साहब है सिग्मा और ये भाई साहब है आपके x बार। तो जिनको अरिथमेटिक मीन पता है, जिनको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वही लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV का आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोमेंट्स। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये टॉपिक YouTube पे मैंने फ्री में भी डाला हुआ है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड अंडरस्टैंड कि मोमेंट्स में जो है ना आपको रॉ मोमेंट्स दी जाती है और आपको यूजुअली सेंट्रल मोमेंट्स निकालनी पड़ती है। बहुत पेपर टफ निकला तो ही ऐसे होता है कि भाई साहब रॉ मोमेंट भी नहीं दिए, लेकिन तब वो फ्रीक्वेंसी आपको देंगे। तो इस केस में रॉ मोमेंट खुद निकालो
और उसके बाद उसका सेंट्रल मोमेंट में कन्वर्जन करो, ये भी आपको करना पड़ता है। सो ये मोमेंट वाला काम जो है ना वो थोड़ा दर्दनाक जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको 2-2.5 घंटे देने हैं, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट 4 होते हैं, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 के साथ साथ आपको 2 चीजें और निकालनी पड़ती है, एक का नाम है स्क्यूनेस और दूसरे का नाम है कुर्तोसिस। अब ये सब कुछ आपको पूछा ही जाएगा, और तो और कभी कभी स्क्यूनेस और कुर्तोसिस वर्ड यूज नहीं करते, ये लोग वर्ड यूज करते बीटा 1 और बीटा 2, तो पता नहीं चलता है होता क्या है। तो बीटा 1 को स्क्यूनेस कहते हैं और बीटा 2 को कुर्तोसिस कहा जाता है। तो ये सब कुछ आते कहां से, आपके सेंट्रल मोमेंट से इन सारे लोगों के आंसर जो है वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो मोमेंट आपको कंपलसरी करना है। नेक्स्ट देखो टॉपिक, भाई मैंने जितना लिखा है वो सारी चीजें कंपलसरी करनी है आपको। नेक्स्ट है कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये दोनों टॉपिक आप एक साथ सीखोगे। इसका ये मतलब है कि रिग्रेशन लाइंस अगर आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि उसमें 80% तो आपको किसकी कॉन्सेप्ट लगती है, कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट लगती है। तो अगर पढ़ाई कर ही रहे हो तो ये दोनों एक ही दिन में खत्म करना है आपको। कुल मिला के सर समय कितना लगेगा, 2.5 आवर्स ये दोनों टॉपिक खत्म करने के लिए। इसका मतलब है ओवरऑल इस यूनिट के लिए आप देखोगे तो देयर शुड नॉट बी, आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो 5.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा यूनिट पढ़ के स्क्रैच से हो सकता है। कैल्सी का यूसेज आपको ढंग से जरूर आना यहाँ पे जरूरी है। अब ये दो कॉन्सेप्ट के साथ ये आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसे कहते हैं कर्व फिटिंग। आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस वाले पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा कवर करके कौन सी कर्व बनती है ये आपको यहाँ पे कर्व फिटिंग में पता चलता है। हमें सिलेबस में बस लीस्ट स्क्वायर नामक मेथड है, तो बस 2 ही टाइप के कर्व्स पे काम करना है, एक लाइन होता है और एक होती है आपकी पैराबोला। लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है mx प्लस सी के हिसाब से, यहाँ पे ax प्लस बी लिखा है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स के हिसाब से कैल्सी पे इक्वेशन मोड में 2 अननोन्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। और सिमिलरली दूसरा होता है पैराबोला। आज मैं जब पैराबोला के बारे में दूसरे बैच के लिए भी बात कर रहा था, तो व्हेन इट कम्स टू पैराबोला ऑलवेज रिमेंबर दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है देखो लीस्ट स्क्वायर, और इसमें आपको 3 यहाँ पे अननोन्स दिखाई देंगे a b c, साथ में 3 इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन के हिसाब से जाओगे तो यू मस्ट फाइंड a b एज वेल एज c। तो ये आपको कैल्सी पे निकालते आना चाहिए। अब इन लोगों को बताने के बाद मैं आपको आपका पेपर पैटर्न बताता हूं। यू विल बी वेरी हैप्पी लुकिंग एट द पैटर्न। देख सकते हो ये देखो, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपको यहाँ पे पहला वाला सेक्टर दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है कर्व फिटिंग और उसके बाद आता है आपका रिग्रेशन लाइन के ऊपर सवाल। अब इन 3 क्वेश्चन को काउंटर अटैक करने के लिए औरिंग में 3 क्वेश्चन है, जहां पे मोमेंट पूछा है, कर्व फिटिंग पूछा है और साथ में क्या पूछा हुआ है, कोरिलेशन। एक बारी 2 घंटे में 2.5 घंटे में कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ोगे तो यहां से 5 उठा सकते हो। दोनों में से जो सही है, जो इजी आएगा, जो किया हुआ आएगा वो आप कर सकते हो। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सीवी 1 घंटे का काम है, जो कि आप लोग वर्कआउट करोगे तो किसी एक सवाल में आपको ये आ जाएगा। उसको औरिंग में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मोमेंट। अब बोलोगे सर हमेशा ऐसा ही पैटर्न आता है क्या, आप खुद ही चेक कर लो। ये अपना जून 22 का पेपर था और ये अपना जून 23 का पेपर, सॉरी जनवरी 23 का पेपर है। जनवरी 23 का पेपर देखोगे तो यहाँ पे देखो मोमेंट, कर्व फिटिंग और कोरिलेशन, साथ में मीन और सीवी वाला सेक्शन कर्व फिटिंग, और साथ में यहाँ पे क्या आ चुका है आपको, रिग्रेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पैटर्न यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इस केस में आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, और मोमेंट में कैलकुलेशंस में कैल्सी के कैलकुलेशंस आपको बहुत ढंग से करने पड़ेंगे। भाई 15 को औरिंग 15 है, ये पूरा का पूरा यूनिट आपको 15 मार्क देगा। आप बोलोगे सर वैसे तो हर एक यूनिट 15 मार्क देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको शायद हो सकता है किसी एक यूनिट का कोई एक सवाल टफ जाए जो कि आपको 15 में से 15 मिलने से रोक सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं यूनिट 3 इज द मोस्ट इजी वाला यूनिट। तो आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 3 को अटैक करना है, यूनिट नंबर 3 खत्म करना है। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 यहां पे दिखाया हुआ है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया है सबको? यूनिट नंबर 4 को आप 2 सेक्शंस में तोड़ दो तो आपको यहां पे 2 सेक्शन जो दिखाई देंगे, एक होता है बाइनोमियल का, सॉरी एक होता है प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो होता है दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए अगर आप यहां पे काम करोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे क्या करना है भाई, 4 सेक्शंस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे टूट रहा है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, और साथ ही साथ होता है ये जो है ना, ये CHI, ये ची नहीं है, ये चाय भी नहीं है, ये आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपको ढंग से करनी है। बोलोगे सर इससे हम लोगों का फायदा क्या होगा? ये 4 चीजें करोगे तो आपके 10 मार्क्स ये आपके फ्री फ्री फ्री, इसका मतलब है आपको 10 मार्क का लाइनअप मिल जाता है बस। और ये 4 चीजें करने के लिए फ्रिक्वेन्सीचा क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मध्ये अवघड आहे, मोस्टली येत नाही। क्वेश्चन बैंक इफ अवेलेबल, एक तो मुझे कहां से लोग क्या इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, मैं आपको पहली बात बता दूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं दी गई है। आपको कोई बंदा बताता है
जो कि लेजिट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप वो इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आते हो और बोलते हो दिस इज द क्वेश्चन बैंक दैट हैज बीन गिवन बाय यूनिवर्सिटी। भाई कहां से आई है? 15 साल से सिखा रहा हूं, कभी भी यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन बैंक नहीं दिए। जब वो कोरोना चल रहा था ना, तब वो ऑनलाइन के लिए एमसीक्यूज दिए थे यूनिवर्सिटी ने, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है यूनिवर्सिटी ने। तो ना आप यहाँ पे बिल्कुल किसी तरीके से किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आओ। सर ते ट्रिक सांगा ना मोमेंटशी। भाई साहब मोमेंट्स का पूरा वीडियो में मैंने ट्रिक बताया हुआ है नंबर। तो चलिए, ये 4 चीजें जो मैंने आपको बता दी, उसमें से मुझे पर्सनली जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो लगता है काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑप्शन वाइज देखो तो कहीं ना कहीं आपको काई स्क्वायर पूछा ही जाता है, तो यू शुड बी अवेयर यहाँ पे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है। देखो तो सही क्या क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या ख्याल करना है। देखो 10 मार्क के लिए मैं बताता हूँ, ये दो आपको 10 मार्क्स दे रहे हैं, ये दो आपको 10 मार्क्स दे रहे हैं, है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट करके जा रहे हो, ये दो आपको 10 दे रहे हैं, है ना। ये दो जो है वो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स दे रहे हैं? 10 मार्क्स दे रहे हैं। तो आपके 10 मार्क्स तो सेट है भाई, अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज करी तो। अब बचता है, बचे हुए 5 मार्क के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तब आते हो प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर। मैं बता दूं, ये जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक है ना, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन नामक टॉपिक, एक और है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जिसमें रैंडम वेरिएबल की पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ सीडीएफ। इतनी सारी मेहनत करने के बाद यू विल फाइंड कि आपको ये बंदा पूरा का पूरा 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब चॉइस आपका है, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मुझे बस इतना ही करके जाना है, इतना ही करके जाओगे तो बस 5 ही मिलेंगे यार। तो सोचो पहले 10 मार्क सिक्योर कर लो, फिर अगर समय मिला तो आप ये बचे हुए 5 मार्क के ऊपर अटैक कर सकते हो। वो भी इतना ज्यादा सब कुछ मत करो, बिकॉज मैं अगर आपको बताऊं 1000+ क्वेश्चन रहेंगे अगर आप बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे जाओगे तो भरोसा नहीं है कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है आपको, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, बेस थ्योरम के ऊपर अटैक कर सकते हो। मोस्टली बेस थ्योरम के ऊपर सवाल आते हैं। बेस थ्योरम के लिए टाइम कितना लगता है टोटल, मैं आपको बताता हूं उसके लिए करना क्या पड़ता है। ये एक बेसिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर मेरा एक वीडियो है, पीडीएफ है, और उसके बाद बेस थ्योरम, दोनों मिला के कुल मिला के मैंने अभी अभी ऑफलाइन बैच को पढ़ाया, ये नॉट मोर देन 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में आपका ये खत्म होता है। अब आप ये रैंडम वेरिएबल वगैरह है, वीडियोस में भी है, और अगर आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज भी अवेलेबल है। बट द फैक्ट इज ये करने के लिए जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। आप बेसिक्स देख लो जितना आप कर सकते हो, लेकिन सम्स जो आते हैं आपको पहले 10 मार्क्स सिक्योर करने, ये आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आना जरूरी है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 देखो, पूरा का पूरा जेब में, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, कैलकुलेशंस बहुत सही से करने हैं। इसमें ना एक चीज आती है, कभी कभी फेल्ड पूछा जाता है, कभी कभी मोर देन 2 पूछा जाता है और 50 सैंपल रहते हैं। तो जब मोर देन 2 बोला जाता है ना, तब दिक्कत क्या होती है ना, 2 से लेके 50 तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो तब जाके आपको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। 1 में से जो नहीं चाहिए वो हटा दो, 0 और 1 अपने को नहीं चाहिए, सो 1 में से 0 और 1 को हटाओ और 2 से ज्यादा वाले का आंसर आप लेके यहाँ पे आ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 इज वेक्टर कैल्क्युलस। वेक्टर कैल्क्युलस सर कोणतं डिस्ट्रीब्यूशन कधी यूज करायचं, ट्रिक आहे का? वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली दिया जाता है कि यूज बाइनोमियल, यूज पॉइजंस, क्लियरली बोला जाता है। और मैंने एक ट्रिक भी वीडियो में बताई है, वो वापस आपको बता देता हूं कि भाई साहब जब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होते हैं ना, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा होती है ना, तब आपको करना है बाइनोमियल को यूज। जब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा हो, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अपने जैसे छोटे मोटे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो हमेशा किसको यूज करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल्स कम रहते हैं ना अपने पास, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। रेग्युलरला आणि बॅकलॉगला पेपर ऑलमोस्ट सेम होता, यावेळेस पण सेम येईल का? ओए सेम होता म्हणजे सेम मतलब पैटर्न यही है, दोनों पैटर्न लिखे हुए हैं, रेगुलर का भी और बैकलॉग को भी। 4th यूनिट को कितना टाइम लगेगा फुल करने के लिए? 4th यूनिट को मैं बताता हूँ, ये अगर आप ये 4 चीजें करोगे ना, ये आपको अराउंड 3 घंटे 3.5 घंटे लगेगी। ये भाई मैं गारंटी नहीं लेता, बहुत समय लगता है। अगर आप बेस थ्योरम बोलोगे तो 1.5 आवर, मतलब ये भी 5.5-6 घंटे के ऊपर आपका समय नहीं लेगा। ये बहुत सही तरीका है, ये आपको समझ में आना चाहिए यूनिट नंबर 4 को कैसे करना है। 5 वेक्टर कैलकुलस के 2 टाइप है, एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन, एक है वेक्टर इंटीग्रेशन। यहां पे आप जितने मैकेनिकल के बच्चे ट्रिक यूज करो, वेक्टर डिफरेंशिएशन एकदम ढंग से करो। मैं आपको बताता हूं, आप किसी को मत बताओ ये ट्रिक। 10 मार्क आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन, 5 मार्क आपको वेक्टर इंटीग्रेशन, 5 मार्क आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन, 10 मार्क आपको वेक्टर इंटीग्रेशन। आपका पेपर पैटर्न ऐसे होगा, यानी कि टोटल 15 कवर करना है तो 10 के साथ ये 5 कंबाइन करोगे, 5 के साथ ये 10 कंबाइन करोगे। चॉइस आपका है, करोगे क्या मैं आपको बताता हूं, किसी को मत बताओ। आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन तरीके से करना है, बिकॉज वेक्टर डिफरेंशिएशन इज बहुत आसान देन दैट ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन। मतलब आपने पहली चीज ये करनी है, यहां पे 10 मार्क्स सिक्योर करने बाय डूइंग वेक्टर डिफरेंशिएशन। तुम्ही फक्त एक काम करा, मी जे सांगतोय ना, नोट्स पीडीएफ करा,
तेच टाईपचे क्वेश्चन्स येतील तेवढा भरोसा ठेवा. फक्त प्रोबॅबिलिटीचा मी भरोसा देत नाही. कुठली वाली वो जो नीचे का प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया उसका मैं भरोसा नहीं लेता बिकॉज 1000+ सम्स है, कुछ भी आ सकता है. तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी सवाल जो है वो बहुत सही से आएंगे. अब देखो वेक्टर डिफरेंशिएशन के टुकड़े कैसे पढ़ते हैं. मैं वापस बता रहा हूँ, योर फोकस मस्ट बी ऑन वेक्टर डिफरेंशिएशन. वेक्टर इंटीग्रेशन पे ज्यादा लोड मत लो, मैं बताऊंगा उतना ही काम करना है. पहले तो आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन आना चाहिए. एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. 15 मिनट्स का काम है जो कि आपको सही से आ जाएगा. अब उसके बाद पहले तो आता है आपको बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पे एंगल फाइंड आउट करना होता है. एट द सेम टाइम आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये पता होना चाहिए. और इसके साथ साथ आपको उसके बाद शुरू करना है एक बहुत ही जबरदस्त वाला टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव. पर्सनली मेरे को ये बहुत ज्यादा टॉपिक पसंद है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे सम्स एग्जाम में आते हैं. उसके 5 या 6 टाइप है. टाइप्स का एक अलग से वीडियो है और सम्स की एक डायरेक्टली पीडीएफ दी हुई है. अगर आप ओवरऑल जिन लोगों ने ऐप परचेस किया उनको पता होगा. तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ढंग से करना पड़ेगा. डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ना, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दैट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक डेल फाई डॉट ए बार के हिसाब से, ए कैप के हिसाब से वर्कआउट होता है. तो ये आपको ढंग से करना है. उसके बाद आती है वेक्टर आइडेंटिटी. वेक्टर आइडेंटिटी आपकी टोटल वेक्टर आइडेंटिटी वैसे तो 22 है, लेकिन आपको 20 फॉर्मूलाज है जो कि रटने पड़ेंगे. इनकी सारी ट्रिक्स मैंने बताई हुई है, तो कोई बंदा स्किप नहीं करेगा. वेक्टर आइडेंटिटी का ट्रिक वाला वीडियो वो ढंग से देखना पड़ेगा, तब जाके वेक्टर आइडेंटिटी के सवाल आते हैं. वेक्टर आइडेंटिटी के जो प्रूव दैट के सवाल होते हैं उसमें एनीवन लिखा हुआ रहता है और आपको 2 दिए जाते हैं. तो आपके पास चॉइस रहता है, एक बहुत आसान रहता है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल रहता है. तो उसमें से आसान वाला तो आप जरूर कर सकते हो 5 मार्क के लिए. उसके बाद आता है इरोटेशनल फील्ड. खूब भारी कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको डेल क्रॉस एफ बार जो है उसको क्या करने का है, किसी भी तरीके से 0 दिखाना है. और उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एक स्केलर पोटेंशियल रहता है फाई, जिसको आपको फाइंड करना पड़ता है. दैट इज अंडर इरोटेशनल. अब देखोगे जितना मैंने बताया उसमें से आप कहां कहां खुश रहोगे. ये देखो आपका डी आ गया, इरोटेशनल आ गया. अब ये देखो एंगल फाइंड करना आ गया, वेक्टर आइडेंटिटी आ गया. ये इधर अगर आप देखोगे 10 मार्क्स हो गए, इधर भी आपके कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए. अब इधर देखो यहाँ पे इरोटेशनल भी आ गया, डीडी आ गया, 10 मार्क आ गए. वेक्टर आइडेंटिटी हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट. अच्छा देखो आपका पेपर अगर आपने ढंग से देखा तो ये पेपर आपको खुद ही बता रहा है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि इधर भी 10 मार्क है, इधर भी 10 मार्क है. तो भाई क्यों यहाँ पे इतना टेंशन ले रहे हो. वेक्टर डिफरेंशिएशन जोरदार करो. ये पूरे टॉपिक जितने में यहाँ पे टिक करो. बेसिक्स के बाद डीडी के बाद वेक्टर आइडेंटिटीज एंड इरोटेशनल वाली कॉन्सेप्ट आपको ढंग से करनी है. दैट विल सिक्योर 10 मार्क्स फॉर यू. अब बचे हुए 5 मार्क्स के लिए सर अपने को क्या करना पड़ेगा. बचे हुए 5 मार्क्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है. एक बिल्कुल मत करो. वैसे तो टॉपिक 1 2 3 4 लाइनअप है, उसमें से आपको ये गॉस डाइवर्जेंस मुझे पर्सनली लगता है आपने स्किप किया तो भी चलेगा. आपको करना क्या पड़ेगा, जिनको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए उनके लिए बोल रहा हूँ. ग्रीन्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल ऑब्लिक वर्क डन, और आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम. इसमें बहुत जरूरी है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो. सर्कल और एलिप्स के सम बहुत ज्यादा आते हैं जिसके लिए आपको लगते हैं रिडक्शन फॉर्मूलाज, तो वो वाला आपको पैटर्न बहुत सही से देखना पड़ेगा. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. यहाँ पे आया है वर्क डन, राइट, और यहाँ पे आया आपका स्टोक्स. सिमिलरली यहाँ पे आया ग्रीन्स थ्योरम और यहाँ पे आ गया आपका स्टोक्स थ्योरम. तो मुझे पर्सनली लगता है अगर आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको समय कम मिल रहा है, ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, वैसे भी M3 टफ जाता है, इन जनरली मैथ्स टफ जाता है, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल के लिए क्या करो, इन 4 लोगों के ऊपर फोकस करो. यहाँ पे जो करा हुआ है इन 4 ही लोगों के ऊपर फोकस करो. यहाँ से आप 10 मार्क्स जरूर उठा सकते हो. मतलब देखो यूनिट 3 फुल उठा सकते हैं, यूनिट 4 के 10 तो उठा सकते हो, यूनिट नंबर 5 के भी मैंने आपको बताया कि 10 कैसे उठाने. इसका मतलब देखो 18 10 और 10 और एमसीक्यू के जो 1-2 मार्क्स जो अपन को मिलेंगे, तो ये आपको पता चलेगा. अब ये आपका ओवरऑल वेक्टर कैलकुलस वर्कआउट हो गया. ये यूनिट नंबर 5 है जो मैंने बोला सबसे बड़ा है. तो आपका चॉइस है, करना है तो करो. डेटा पूरा का पूरा वैसे भी आपको ऐप पे दिया हुआ है, सब कुछ देख के आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो उसमें. डन. आगे बढ़ते यूनिट नंबर 6 के लिए. इफ यू गो बाय यूनिट नंबर 6, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, इतना कैसे आपको पर्सनल फेवरेट ये लग रहा है आपको. तो मैं आपको बता दूं पर्सनल फेवरेट के पीछे एक मेरा छोटा रीजन है. बिकॉज यहाँ पे बस 2 ही सवाल आते हैं. अब 2 सवाल अगर आप पूछोगे तो कैसे आते हैं सर, तो देखो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी. ये 8 मार्क के लिए, ये 7 मार्क के लिए, ये 8 मार्क के लिए, ये 7 मार्क के लिए, ये 8 मार्क के लिए, ये 7 मार्क के लिए, ये 8 मार्क के लिए, और ये आया आपका 7 मार्क के लिए. मतलब क्या, यहाँ पे 5-5-5 का रूल है ही नहीं. यहाँ पे डायरेक्टली आपको
ये यहाँ पे डायरेक्टली यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे क्लियरली 8 और 7 के हिसाब से बस 2 ही सवाल सॉल्व करने। अब आप पूछोगे सर मैंने देखा है, आप अगर ऐप में देखोगे तो देयर आर ओनली 3 वीडियोस, 3 वीडियो में कैसे भला लोग यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर पाएंगे? तो मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आप यूनिट नंबर 6 बहुत तरीके से खत्म कर सकते हो बस उन 3 वीडियोस के साथ। अब ये 3 वीडियोस है कौन से, तो बताता हूँ। सबसे पहला वीडियो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का, दूसरा वीडियो है हीट फ्लो फॉर वन डायमेंशनल यानी कि रॉड, जो कि आपको हीट फ्लो के हिसाब से कि कैसे हीट वहां पे ट्रांसफर होती है, एंड तीसरा जो है वो हीट फ्लो फॉर अ सरफेस प्लेट होगी, या फिर जो होता है ना प्लेट, इनफिनिट प्लेट के हिसाब से। तो बस 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया हुआ है। बोलोगे सर 4 और 5 भी तो है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो में भी नहीं है और आप इसको करने के लिए भी मत जाओ। बोलोगे सर ऐसे कैसे, अगर आप एग्जाम में सवाल आया है तो मैं बताता हूँ एग्जाम में सवाल आया है, लेकिन आपको यहाँ पे 15 में से 15 अगर मार्क्स लाने, तो वैसे भी दोनों औरिंग नहीं करने ना, तो कोई एक क्वेश्चन करना है जहां पे आपको दोनों सवाल इसके आने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये देखो पेपर ढंग से देखोगे ना तो आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो 1D ऑलरेडी वीडियो में, स्ट्रिंग ऑलरेडी वीडियो में, तो देखो क्या आपके यहाँ पे 15 मार्क कवर हो गए। नीचे का सवाल देखोगे बिल्कुल नहीं, करेक्ट है कि नहीं, वेरी गुड। इसके साथ साथ सर नहीं जनवरी 23 में बैकलॉग को क्या पता आपको ऐसा हुआ था, भाई ऐसा नहीं हुआ था। देख 1D और यहाँ पे भी क्या आया स्ट्रिंग, तो सिंपल है भाई, 15 में से 15 मार्क आप यहाँ पे उठा सकते हो। हाँ अगर किसी की नजर नीचे गई, सर देखो फोरियर है, तो मैंने कहा मना करा, आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन करने की जरूरत है कि आपको मत करो इतनी पढ़ाई करके। वैसे भी वहां पे अगर ये ऑरिंग डालने वाले हो कुछ, तो क्यों कर रहे हो? तो इंस्टेड फोरियर वाला जो सवाल होगा वो आपको ऑप्शन में जाएगा। अब इस वाले यूनिट के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, हर एक सवाल जो आपको दिया जाएगा मैं आपको बताता हूं, इसमें इसका 70% पार्ट जो है वो कॉपी पेस्ट रहता है, यानी कि आपको पेपर मिला, पेपर मिलने के बाद आप खटाखट 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 70% पार्ट तो वैसे भी लिख सकते हो, आपको किसी और की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद आपका एक्चुअल में सम शुरू हो जाता है, इसीलिए तो ये 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। 2 पेजेस से ज्यादा आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे यूवी रूल आना जरूरी है। मैंने यूवी रूल बहुत ढंग से आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ट्रिक भी बताई हुई है, वो कोल्ड कॉफी वाली ट्रिक भी ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आपको यूवी रूल ढंग से करना है तो एक काम करो, आप ना आलसी इंजीनियर इंटीग्रेशन सर्च करो, वहां पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें से यूवी रूल देखोगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। सच में अच्छा सिखाया यार। इन केस त्या क्वेश्चन मधलं ओनली 70% पार्ट केलं, बाकी नाही जमलं तर किती मार्क्स? 4 मार्क्स भेटतील। 8 का सवाल है 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 7 का सवाल है वहां पे भी आपको 4 के हिसाब से इन्होंने देने चाहिए, राइट? थोड़ा बहुत तो करोगे ना जो क्वेश्चन आया उसके हिसाब से। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है। और सर क्या लगता है किसके लिए सबसे ज्यादा सबसे कम समय लगेगा? तो मैं पर्सनली बता दूं, इस यूनिट को एक साथ इकट्ठा करने जाओगे ना तो ये खत्म होता है बस 3 घंटे में। इसकी प्रैक्टिस लगेगी 1.5 आवर की, ये 4.5 आवर्स में खत्म होता है। मतलब आप अगर कैलकुलेशन देखोगे, ये 4.5 घंटे का, प्रोबेबिलिटी 5.5 घंटे बोला था, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स आपको 5.5-6 घंटे बोला था। मतलब भाई 17-18 आवर्स की पढ़ाई हो गई। अब उसके साथ यूनिट नंबर 5 है जो कि डिपेंड करता है, मैं फिर भी उसके लिए 5-6 घंटे लूँ तो 24 या फिर 25 आवर्स में आपका पूरा का पूरा M3 का मैकेनिकल का पढ़ाई हो सकता है। सो 25 आवर्स के हिसाब से देखोगे तो आपको कितना समय देना पड़ेगा, आप खुद कैलकुलेशन करो। कितनी करते हो पढ़ाई दिन में? 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे? तो डिपेंड करता है। कोई बंदा अगर 5 ही घंटे पढ़ाई करेगा तो उसको 5 दिन लगेंगे, कोई बंदा 10 घंटे पढ़ाई करेगा तो 2.5 दिन में खत्म होगा दोस्त। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि लास्ट अराउंड 20 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 2 हफ्ते तक के मैं स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन हियर आई एम जो कि आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। लिटरली मेरे साथ यहाँ पे 4-5 लोग सामने बैठे हुए हैं, वो लोग पेन किलर लेके मैं यहाँ पे बैठा था। पहला भी मेरा क्लास हुआ, उसके बाद भी मेरी हालत बहुत खराब थी। तो जस्ट बिकॉज आपका पेपर आ रहा है तो इसकी वजह से लाइव सेशन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आपने बहुत एहसान किया हुआ है मेरे ऊपर, बिकॉज इतने सारे बच्चे डाउट्स भी पूछ रहे थे, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया था, किसी की कंप्लेन नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखने के बाद, रील देखने के बाद, सर आपकी हेल्थ कैसी है पूछा, प्यार से टेक केयर डाला हुआ है। तो ये जो प्यार है ना, ये जो वर्चुअल म्यूचुअल प्यार है ना, तो बस मैं वो प्यार देने के लिए आज लाइव के लिए आपके सामने आया था। आई एम थैंकफुल टू यू। मैंने ना प्रीवियस बैच को भी बोला है, आपको भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरी छोटी सी सर्जरी भी हुई थी, जो मुझे तकलीफ भी हुई थी, गर्दन और ये जो तकलीफ चल रही थी, ये जो है वो रैंडमली शुरू हुई है। कुछ हुआ नहीं था मुझे, रात में सोया था, सुबह उठा और गर्दन में दर्द शुरू हुआ। तो उसके बाद चीज़ें इतनी बढ़ी कि पूरा हाथ मेरा दर्द कर रहा है। एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, दिस इज माय राइटिंग हैंड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो आप देखो, द हैंड राइटिंग इज नॉट माइन।
सो आउटसोर्स करा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे हेल्प करने वाले मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हेल्प करी है मुझे, जिसकी वजह से मैं उनसे लिखवाया है मैंने लिटरली। उनको कुछ पता नहीं है इसमें से, बट फिर भी मैंने लिखवाया। वो पॉइजन आने के बाद डर चुके थे लोग कि सर क्या सिखा रहे हो बच्चों को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट नॉट बिकॉज कि मैंने करना चाहिए वगैरह, लेकिन ये सब प्यार से आ रहा है कि मेरे को करना है बस आपके लिए। मुझे किसी भी तरीके से आपके मार्क्स 55 से कम नहीं आने चाहिए। जिसको 55 से ऊपर रहेंगे वो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। फर्स्ट थिंग, ये YouTube पे भी आ रहा है वीडियो, और साथ ही साथ ये वीडियो आप ऐप पे भी देख सकते हो। YouTube पे PDF नहीं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ऐप पे मैं इसका PDF जरूर शेयर करूंगा। तो प्लीज़ देखो कैसे लगता है, क्या लगता है बताओ। पढ़ाई करना शुरू करो, कोई टाइम पास नहीं करेगा। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। दुख रहा है अभी, तो बाद में बात करते हैं। यस यस यस, जरूर मिलेंगे। आप लोग फटाफट फटाफट अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू रखो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी। चलिए बाय बाय, करतो बाकी कोर्सेस चालू आहे प्रोसेसमध्ये। थँक्यू सो मच।